विनोद जी कैमरा बंद रखिए प्लीज। कैमरा का ऑप्शन है ना, उसको बंद कीजिए। एक बात है हमारा, क्या हुआ था कोई बताएगा प्लीज, थोड़ा ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा। बताइए प्लीज, क्या क्या सीखा आपने, मैंने क्या बताया था आपको, जो लोग लास्ट वीक मेरे साथ में क्लासेस में थे प्लीज। हेलो, मैं सुजीत बात कर रहा हूँ, प्लीज बताइए ना। लास्ट वीक में हमारा क्या टॉपिक हुआ था, आप में से कुछ लोग थे उसमें, तो क्या टॉपिक हुआ था थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। आपने मुझे ऐड ही नहीं किया था। हाँ नहीं, क्या है, मैं अभी और भी 5 मिनट तक यहाँ पे करूंगा। एक बार मैंने स्क्रीन ऑन कर दिया ना, तो फिर मैं किसी को कर नहीं पाता हूँ। अभी इसमें एक सेटिंग है, इसमें एक सेटिंग है अभी, जो नेक्स्ट वीक से करूंगा, कि मुझे ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद लोग ही सिर्फ एंटर हो जाओगे उसमें डायरेक्ट विदाउट एनी। क्या पिछली बार 1:08-10 हो गए थे, ट्राई किया पर आपने ऐड किया ही नहीं। नहीं, एक बार स्क्रीन ऑन हो गया ना, तो उसके बाद पता नहीं चलता कोई और ऐड हो रहा है। अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ लास्ट सर टाइम बोलिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने ब्रीफ किया था। अच्छा, कुछ देखा आपने अपनी गाड़ी के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए अपनी खुद की गाड़ी में? नहीं, फिलहाल तो एक बार चेक कर लो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके, तो और भी डाउट आएंगे तो और भी उसको हम लोग बात कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है सर वो डॉक्यूमेंट। आपने वो एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि एप्लीकेशन से आपने देखा नंबर आपकी आपके आपकी कार का कोई है उसमें ड्यूज? मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड भी किया था, लेकिन वो गलत हो गया था। फिर दूसरी 2-3 बार ट्राई किया, कुछ मिला नहीं उसका अच्छा एप्लीकेशन का। अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा एक बार 2 मिनट में ठीक बता है दीजिए प्रोसेस। ठीक है ठीक है ठीक है। सर पिछली बार का जो टॉपिक है ना, शॉर्टकट में 2-5 मिनट में बता दो ना, कुछ समझ में आएगा। लास्ट टाइम का जो टॉपिक था उसमें गाड़ी के साथ कौन से पेपर कैरी करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिड जो होगा, वही ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कार है तो कार का ड्राइविंग लाइसेंस आपको है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कार का लाइसेंस है तो टू व्हीलर चला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी के लिए अलग लाइसेंस होता है। एक ही लाइसेंस में बहुत सारा क्लासेस ऐड हो सकता है, तो वो था। फिर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आरसी बुक कहते हो आप लोग, क्योंकि पहले वो बुक था इसलिए आरसी बुक कहते हैं, एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको गाड़ी के साथ रखना होता है। इंश्योरेंस का टाइप्स होता है दो, जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को कहते हैं कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, का टेक्निकल नेम कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस है, जिसमें आपकी कार और अदर रोड यूजर्स उसमें दोनों भी है। और दूसरा होता है थर्ड पार्टी, जो लायबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है, जो सिर्फ आपकी गाड़ी का वैल्यू उसमें जीरो होता है, लेकिन ये आपको मैंडेटरी रखना ही है। तो आप कोई भी एक इंश्योरेंस, दोनों में से एक आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी। विदाउट इंश्योरेंस आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये इंश्योरेंस के बारे में हमने बात की थी। और गाड़ी का पीयूसी, तो इंश्योरेंस, पीयूसी, आरसी बुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, चार डॉक्यूमेंट आपको गाड़ी के साथ कैरी करके चलने ही होंगे। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी, और ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा आने वाले दिनों में, तो प्लीज अटेंड कर हेलो लेना। सर। सर बोलिए।
ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ मिस हो जाता है, तो कभी अगर आगे फ्यूचर रेफरेंस में देखना हो तो। ये मेरे पास इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्डिंग ऑप्शन रहेगा शायद। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ होगा तो आप देखिए, क्योंकि मेरा इधर होस्ट कंट्रोल में मैंने देखा तो यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, क्लासेस खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं जो आज का पीपीटी है मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, वो आप रिवाइज कर लेना। सर तो आप अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं क्या? है मेरे पीपीटी में फर्स्ट स्लाइड में मेरा नंबर मैंने लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। फर्स्ट स्लाइड जब मैं क्या करूँगा थोड़ी देर में मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको वो सारे जो स्लाइड्स में आपको ये दिखा रहा हूँ वो आपको वहाँ पर भी दिखेगी। ठीक है, ठीक है। सर हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। अगर आपके पास आरसी बुक आप कैरी कर रहे हैं गाड़ी के साथ, तो कभी ट्रैफिक पुलिस पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सो इफ यू आर कैरिंग आरसी बुक देन इज इट मैंडेटरी टू कैरी अदर डॉक्यूमेंट, लाइक आई डोंट नो व्हिच डॉक्यूमेंट, बट दे से कि नहीं पेपर्स दिखाओ। तो हाँ बराबर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? आप है ना, अभी पहले तो ठीक था, पहले हम लोग को ओरिजिनल लेकर ही चलना था, लेकिन अभी क्या है कि अभी आप वो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में एक वॉलेट है या मोबाइल में आपके एक गवर्नमेंट का ऐप है डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर में आप वो डॉक्यूमेंट कैरी करके चल सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आप उनको दिखाओगे तो वैलिड है। मैं खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं चलता है, जेरोक्स कॉपी होता है गाड़ी के अंदर, आरसी बुक, इंश्योरेंस, पीयूसी तीनों का जेरोक्स कॉपी है। रही बात ओरिजिनल कैरी करने की, तो कोई मैंडेटरी नहीं कि ओरिजिनल कैरी करके ही चलना है। आप डिजी लॉकर में उसको दिखा सकते हो पुलिस वाले को, और वो वैलिड है, उसके लिए वो ना नहीं कर सकता है। उसके नीचे लिखा भी है कि दिस इज वैलिड डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं उसको, एक्ट है ना आपका, साइबर एक्ट कुछ है, उसके हिसाब से वैलिड है। इवन एयरपोर्ट पे भी चल जाता है डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट। अदर कौन से डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं, मतलब पीयूसी देखते हैं राइट, और इंश्योरेंस रहता है, दैट्स इट नो? इंश्योरेंस, पीयूसी, आरसी बुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे 4 डॉक्यूमेंट। हाँ, नहीं वो पेपर्स बोलते हैं, तो पेपर्स मतलब कौन से आ गए पेपर्स? पेपर मतलब ये सब पहले क्या हुआ करता था, आरसी बुक भी एक बुक वाला आता था, इंश्योरेंस तो पेपर पे ही आता है, A4 साइज के पेपर पे। पीयूसी भी अभी आजकल A4 साइज पे पेपर पे देते हैं, लोग उसको पेपर कहते हैं। गाड़ी का पेपर दिखाओ, गाड़ी का ऐसे है। अच्छा ठीक है, यस। ठीक है, 10 मिनट हो गया है, तो मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। सबको नई साल की शुभकामनाएं। प्रोग्रेस हो आपका इस साल में। अभी मैं मेरा ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हम लोग स्क्रीन पर ही बात करेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? जी सर। देखिए ये हमारा, इसमें तो नंबर नहीं है, ठीक है, बाद में नंबर देता हूँ मैं आपको। ये टॉपिक इस पे नंबर नहीं, ठीक है। ये मेरा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीडिंग इन कार। कार में आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्टीयरिंग के पीछे जहाँ पे स्पीडोमीटर लगा होता है ना, वो जो पूरा पार्ट है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, जो लाइट चलती है उसके अंदर, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको ये आना ही चाहिए। आपको बैठे बैठे पता चलेगा कि आपकी कार में क्या हो रहा है, मतलब आपकी कार में जो सिस्टम कैसे काम कर रही है, सारा जो पार्ट्स है इंजन के वो कैसे काम कर रही है, आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो हम इसको कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीडिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप आपकी कार के बारे में नहीं जान सकते हो। ओके, तो ये क्या है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्या क्या उसमें पार्ट है, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें ऐसे बहुत सारी लाइट्स होती है। कुछ रेड कलर की है, अलग अलग शेप में देखो लाइट्स है, कुछ रेड कलर की, कुछ येलो कलर की, कुछ ग्रीन कलर की है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है इसके कलर के हिसाब से। अगर हम इसको कलर के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें रेड कलर की जो लाइट है ना, रेड कलर की लाइट, ये लाइट डेंजर, मतलब ये लाइट ऐसी है कि अगर ये लाइट चालू गाड़ी में जल रही है, चालू गाड़ी में अगर ऐसा कोई लाइट जल रहा है तो गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, या
इससे इंजन में डैमेजेस हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेंजर, रेड खतरनाक। येलो लाइट जो है, येलो लाइट कहते हैं कि गाड़ी चला सकते हो आप, लेकिन आपको जल्द से जल्द इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब अलर्ट रहो, अलर्ट करती है आपको और कहती है कि जल्द से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, और ग्रीन या ब्लू कलर की लाइट जो होती है, अभी यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है ना, एक पेडल, एक शू दिख रहा है आपको गोल्ड सर्कल में ग्रीन कलर का, ये जो लाइट्स होता है, ये लाइट्स कहलाता है कि इंफॉर्मेशन, आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे 3 टाइप की लाइट होती है, ग्रीन, मतलब 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। रेड अलग कैटेगरी है, येलो अलग कैटेगरी है, और ग्रीन और ब्लू एक थर्ड कैटेगरी है। तो रेड कैटेगरी जो है वो कहलाती है वार्निंग, डू नॉट ड्राइव, ड्राइव करना मना है, गाड़ी चलाना मना है, गाड़ी मत चलाओ। अगर आप गाड़ी चलाओगे तो कोई डैमेजेस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी का कंट्रोल जा सकता है। येलो लाइट अलर्ट करता है, यस आप ड्राइव कर सकते हो बट केयरफुली, और नियरेस्ट रिपेयर शॉप तक पहुंचो और उसको रिपेयर करो। ब्लू और ग्रीन लाइट आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अभी ये कभी की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका इंजन ऑन होगा ना, तो ये रेड और येलो लाइट बंद होनी चाहिए। चालू इंजन में अगर कोई येलो या रेड लाइट जल रही है तो वो सिस्टम में फॉल्ट है, वो सिस्टम काम नहीं कर रही। अगर येलो होगा तो आप ड्राइव करो धीरे धीरे, रेड होगा तो बिल्कुल ड्राइव मत करो। और भी डिटेल में इसको देखेंगे तो समझेंगे हम। यहाँ पर देखो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा दिखेगा, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये वैगनआर का। इसमें जो लेफ्ट साइड में दिया है वो स्पीडोमीटर, जो गाड़ी ये जो है सॉरी इसमें उल्टा किया है, ये जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है। एक्चुअली लेफ्ट साइड में जो है ना वो है इंजन का टैकोमीटर, इंजन का स्पीड दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 इंजन का स्पीड दिखाता है, और राइट साइड में जो गाड़ी का स्पीड दिखाता है 20 40 60। टू व्हीलर में भी आपने देखा है। और टैकोमीटर मतलब इंजन का स्पीड। सर आपका आवाज तो ब्रेक होता है। तो बाकी लोगों को आ रहा है आवाज बराबर? बाकी लोगों को आवाज आ रही प्रॉपर? नहीं सर, ब्रेक हो रहा था। इतना आवाज कट गई थी। ये नेटवर्क का इश्यू है। तो ये देखिए, ये स्पीडोमीटर है गाड़ी का। स्पीडोमीटर गाड़ी का जो है वो आपको गाड़ी का स्पीड दर्शाएगा। जब आप लोग Sir, I think your voice is cutting. ओके, अगर वहां पे दिया स्पीडोमीटर स्पीड है, स्पीड लिमिट 60, और वहां पर आप 62 के स्पीड से भी गाड़ी लेगी ना, 63 के स्पीड से, तो भी वो जो स्पीड गन है वहां पे लगा हुआ जो स्पीड डिटेक्टर है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा, और आपको उसके लिए फाइन हो सकता है 1000 रुपीज तक, 1000 रुपए तक फाइन हो सकता है, 1 से 2000 रुपया। तो इसलिए स्पीड को कंट्रोल में रखो। अगर वहां पर स्पीड लिमिट 60 दिया है तो बिलो 60 चलो, 60 जस्ट बिलो द 60। ओके, अगर 60 के ऊपर थोड़ा भी आपको ऊपर जाता है ना तो आपको वहां पर फाइन लगेगा। तो ये स्पीडोमीटर आपको यहाँ से पता चलेगा। दूसरा होता है इंजन का आरपीएम मीटर, इसको टैकोमीटर भी कहा जाता है। टैकोमीटर मतलब ये इंजन के स्पीड को दर्शाता है कि आपकी कार का इंजन का स्पीड कितना है। अगर इंजन का स्पीड 3 पे है, 3 into 1000 3000 आरपीएम पे, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला तो ज्यादा फ्यूल खाएगा। आइडियल क्या होता है, इन बिटवीन 1000 to 3000 के बीच में आपका गाड़ी चलना चाहिए। उसके ऊपर हो रहा है मतलब मैक्सिमम रेस हो रहा है गाड़ी, आपको ऊपर वाला गियर डालना जरूरी है। आप अगर ज्यादा इंजन घुमा रहे हो और कम स्पीड में चल रहे हो तो ये भी बराबर नहीं है। तो पहले जब आप गाड़ी शुरुआत करोगे ना तो ये 1000 पे रहेगा, 1000 के नीचे तो इंजन बंद हो जाएगा। मतलब मिनिमम स्पीड है 1000, मतलब 1 to 1000। जैसे आप सेकेंड गियर डालोगे, एक्सेल दोगे, ये इन बिटवीन 1500 से 2000 के बीच में चलेगा। यहाँ पर इंजन का स्पीड है ना 3 या 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 से ज्यादा जा रहा है मतलब आप एक्सेस रेस कर रहे हो गाड़ी को, बेवजह रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओडोमीटर मतलब नीचे दिखाया देखो 91308, ये दिखाता है आज तक गाड़ी कितने किलोमीटर चला, मतलब जब से गाड़ी शुरू हुआ है, चालू हुआ है, बना हुआ है, तब से आज तक गाड़ी कितना किलोमीटर चला। आप लोग देखते हो ना कोई एड में कि गाड़ी बेचना है जो आज तक 90,000 किलोमीटर चल चुके, 91,000 किलोमीटर चल चुके, तो ये यहाँ पर पता चलता है आपको ओडोमीटर में। ओडोमीटर मतलब गाड़ी आज तक कितना किलोमीटर चला है वो दिखेगा। ये बहुत से टाइम में टैंपरिंग होता है। टैंपरिंग मतलब इसको छेड़छाड़ी करके इसको कम ज्यादा किया जा सकता है, करते हैं कुछ लोग। तो इस पे भरोसा मत करो। देखो कि आपका कार जो है उसका कंडीशन क्या है, टायर का कंडीशन क्या है, इंजन का कंडीशन क्या है। तो किसी जानकार आदमी को दिखा लो एक बार सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले। मतलब हमने देखा है कि 40% केसेस में ऐसे ही होता है कि इसके साथ टैंपरिंग किया जा रहा है।
ओके, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो सर ये हाँ, टैकोमीटर और ये स्पीडोमीटर ये अलग अलग क्यों रहते हैं? मतलब गाड़ी तो इंजन पे ही चलती है ना, फिर गाड़ी का स्पीड और इंजन का स्पीड ये डिफरेंशिएट क्या है? मतलब व्हाट इज दिस? ओके, ये स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीड है, व्हील घूम रहा है ना गाड़ी का, तो व्हील घूम के गाड़ी जो स्पीड में चल रहा है वो स्पीड स्पीडोमीटर पे गिना जाएगा। और ये जो है ये इंजन का स्पीड है, इंजन के बाद में गियर बॉक्स में जाता है, वहां पे स्पीड रिडक्शन होता है, उसके बाद में व्हील में जाता है, वहां पे स्पीड रिडक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, बट गाड़ी का स्पीड और इंजन का स्पीड हमेशा सेम नहीं रहेगा। अगर मैं फर्स्ट एक एग्जांपल बता दूं, अगर मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी 20 की स्पीड में चला रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे ये जो इंजन आरपीएम है ना, ये ऑलमोस्ट होगा 1800 से 2000 के बीच, अगर मैं 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ फर्स्ट गियर पे। लेकिन वही अगर मैं सेकंड गियर पे 30 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा तो ये 1500 के आसपास रहेगा। समझ में आपको? मतलब जितना आपका गियर बढ़ेगा, जितना आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा और गियर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे इंजन का स्पीड कम होगा, मतलब कम से कम फ्यूल में। अगर गाड़ी 1000 आरपीएम पे चल रही है तो कम फ्यूल खा रही है, अगर वो गाड़ी 3000 आरपीएम पे चल रही है तो ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, इंजन ज्यादा स्पीड में चल रहा है। तो इसलिए ये इंजन को रिलेट करता है और ये करता है गाड़ी को रिलेट करता है, ये गाड़ी का स्पीड को रिलेट करता है। दोनों अलग अलग है। ओके सर। और अच्छा, ऑडोमीटर के बारे में कुछ पूछना है? सर ये जो रीडिंग है आपने बताया कि सेकेंड हैंड कार में मोस्टली चेंज होता है, फर्स्ट हैंड में भी चांसेस है क्या फर्स्ट हैंड कार में? नहीं, क्या है कि आरटीओ ने क्या किया, अभी तो चांसेस नहीं है, पहले हुआ करते थे थोड़े बहुत, अभी नहीं है। क्योंकि क्या है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने से पहले, गाड़ी रजिस्टर हो रहा था उसके पहले गाड़ी 50 किलोमीटर से ज्यादा चली नहीं होनी चाहिए। 50 किलोमीटर का रेंज दिया है डीलर को। डीलर को कहा है कि 50 किलोमीटर के जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ में आएगी तो उसका रेंज होना चाहिए 50 बिलो। 50 से ज्यादा गाड़ी चली हुई गाड़ी कस्टमर को देने का नहीं, ये उसका पीछे का रीजन है। अभी ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी बन रही नासिक में प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग का, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। वो गाड़ी बिकती है दिल्ली में, वो गाड़ी बिक रही है दिल्ली में, राइट? अगर उस गाड़ी को एज पर द रूल ट्रांसपोर्टेशन किया गया, एज पर द रूल उसको ट्रांसपोर्ट करना है उस गाड़ी को, तो कंपलसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद उस गाड़ी को टेस्ट ट्रैक लेने के बाद उसको कंपनी जीरो कर देता है। उसके बाद ये जीरो करके सेट करता है मैन्युफैक्चरर प्लांट के अंदर। उसके बाद इस गाड़ी को ट्रेलर के अंदर लोड किया जाता है। बड़े बड़े ट्रेलर होते हैं जिसके अंदर एक साथ 6 गाड़ी, एक साथ 8 गाड़ी, गाड़ी का लेंथ पे डिपेंड है, मिनिमम 4 गाड़ी, मैक्सिमम 8 गाड़ी एक साथ लोड होता है। अब ये गाड़ी महाराष्ट्र से, नासिक से लेके दिल्ली तक ट्रैवल किया तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ा, तो फिर दिल्ली में उस गाड़ी का कीमत ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मारुति की आप एक शोरूम प्राइस दिल्ली में पकड़ोगे तो कम रहेगी क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो मारुति का व्हीकल्स वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। महिंद्रा का कुछ मॉडल्स जो है वो पुणे में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसका एक शोरूम प्राइस मुंबई, पुणे यहाँ पे अलग मिलेगा आपको, दिल्ली में अलग मिलेगा आपको, चेन्नई में अलग मिलेगा। तो अब यहाँ से वहां पे अगर वो गाड़ी, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन क्या कॉस्ट पड़ता है, तो क्या किया जाता है, ये लोग उस माल प्रैक्टिस क्या करते हैं कि गाड़ी को यहाँ से बाई रोड लेके जाते ड्राइव करके। अब आप सोचो, गाड़ी यहाँ से बाई रोड जाएगी, 1400 किलोमीटर चलेगी यहाँ से दिल्ली तक। जब यहाँ से दिल्ली तक वो 1400 किलोमीटर चलेगी तो 50 किलोमीटर का तो दायरा तो निकल चुका है ना उसका। और तब जाके वहां पर उधर शोरूम में जाके फिर वो गाड़ी ये लोग जीरो सेट कर देते हैं और बाद में कस्टमर को बेचते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और टाइम है वो बचने के लिए बाई रोड लेके जाते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग हो गया ना, मतलब चीटिंग हो गया, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि ये चीटिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी गाड़ी हमें 50 किलोमीटर के अंदर ही मिलनी चाहिए। तो उस वक्त आप टायर चेक करो, या फिर अभी आप समझो यहाँ पे गाड़ी बन रही तो नो इश्यू। अगर गाड़ी बाई ट्रेन आ रही है, बाई रोड आ रही है, उसके अंदर से ट्रेलर में लोड होके तो नो इश्यू। इसलिए जो डीलर होते हैं, डीलर ये लोगों का जो स्टोरेज जहाँ पे गाड़ी पार्क करके रखते हैं, डिपो चार्जेस लेते हैं ना आपसे, गाड़ी जहाँ पे डिपो में रखते हैं, वो आप देखोगे तो मुंबई के बाहर, मतलब भिवंडी के आसपास रहेगा, या यहाँ पर पनवेल के आगे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने गाड़ियां पार्क करके रखी है जो ट्रांसपोर्टेशन से आई हुई है। फिर वहां से वो लोग आपको गाड़ी देते हैं। तो ये बेटर प्रैक्टिस है। अभी क्या हो गया,
अभी डीलर को अथॉरिटी दे दिया, आरटीओ ने डीलर को अथॉरिटी दे दिया कि आप ही गाड़ी को, नया गाड़ी है तो आप ही उसको चेक करो, फोटो लोड करो, डॉक्यूमेंट लोड करो और आप ही गाड़ी को पास करो। तो सब काम अभी डीलर कर लेते हैं, सिर्फ पेपर जाके आरटीओ में साइन होने के लिए इंस्पेक्शन वगैरह सब डीलर खुद कर लेता है। तो अभी नया गाड़ी आरटीओ में जाता ही नहीं है पासिंग, तो ये सब डीलर के हाथ में आ गया। अभी पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब डीलर करता है खुद, तो उसको ये दिक्कत नहीं है अभी प्रॉब्लम। तो वो क्या कर रहा है इसको, और आरटीओ ने फिर सॉल्यूशन निकाला इस चीज के ऊपर। इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाबा गाड़ी किधर खरीदा आपने, मुंबई डीलर के पास, लेकिन आपका रेसिडेंस कहाँ पे है, तो आपका रेसिडेंस जो है नागपुर में, तो आप मुंबई से नागपुर का गाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ का डीलर उसका इंस्पेक्शन करके ऑथराइज करेगा, नागपुर में वो सैंक्शन हो जाए। तो वो जो बाय ट्रांसपोर्टेशन जो है गाड़ी का रनिंग बच जाता है, प्लस उन लोग का डीलर का कॉस्ट भी बच जाता है। तो अभी विद इन महाराष्ट्र कोई भी आरटीओ किसी भी आरटीओ की गाड़ी को, नई गाड़ी को पास कर सकता है, ये उसका सॉल्यूशन निकल गया। इसलिए अभी ये जो प्रैक्टिस था, मैल प्रैक्टिस, ये कम हो गया। कुछ समझ में आ रहा है ये टेक्निकल चीजें? जी सर, जी सर, लेकिन इसमें जैसे अभी आपको आइडिया, हम लोगों को तो आइडिया कम है, तो हम कैसे पता लगेंगे कि ये मीटर इसका रीडिंग जो है चेंज हुआ है नहीं हुआ टायर है? टायर का कंडीशन चेक, वेयर एंड टियर चेक करो। नया टायर 1000 किलोमीटर चला हुआ टायर में भी फर्क समझ में आएगा। टायर चेक करो उसका कितना चला हुआ है टायर, उसमें पता चलेगा। ओके जी जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑडोमीटर भेजे, तो ऑडोमीटर के बाद में नेक्स्ट है इंजन आरपीएम मीटर, टाकोमीटर आपने देखा। फिर फ्यूल गेज, ये आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक कितना है, फ्यूल भरा हुआ दिखाता है। फ्यूल टैंक जो है ना वो यहाँ पर देखो, ये राइट में जो है ये फ्यूल टैंक। पहले जो फ्यूल टैंक थी ना वो मेटल की बनती थी, लोहे की प्लेट से बनती थी, पत्थर से बनती थी, तो रस्टेड होती थी, उसके अंदर बहुत सारा रस्ट जमा हो जाता था, चौपअप होता था, प्लस वेट भी बढ़ता था और कॉस्ट भी बढ़ जाता था। अभी कंपनी ने शुरुआत किया उसको प्लास्टिक का बनाने का। अभी फ्यूल टैंक जो प्लास्टिक, मतलब मजबूत, लेकिन मजबूत प्लास्टिक की बनती है, तो शेप उसको कैसे भी दे सकते हो, तो कम से कम जगह में फिट हो जाती है, तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब गाड़ी की हाइट कम हो जाती है और कैपेसिटी बड़ा बना सकते हो उसको। तो ये जो है राइट में ग्रे कलर में दिख रहा है, ये फ्यूल टैंक है गाड़ी का। ओके, फ्यूल टैंक के ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है सर्कुलर, जिसमें पाइप लगा हुआ है, ये फ्यूल पंप है। टैंक में से पंप फ्यूल को खींच के, देखो लेफ्ट साइड में डायग्राम दिया मैंने, ये जो वायलेट कलर में दिखा है वो फ्यूल है, फ्यूल टैंक दिखा, नंबर नाम लिखा, तो ये फ्यूलिंग पाइप में से इधर फ्यूल स्टोर होता है, यहाँ से फिर आगे इंजन तक पहुंचता है फ्यूल पंप के द्वारा। ये फ्यूल टैंक का कैपेसिटी अभी आपकी कार पे डिपेंड है। 25 लीटर नैनो का रहेगा, वैगनआर है तो 30-35 लीटर होगा, तो आपकी कार के कैपेसिटी पे डिपेंड है। तो ये करीबन 60 to 65 लीटर के आसपास होता है कार में, सेडान कार में। अगर एसयूवी वगैरह है तो उसका और भी ज्यादा रहता है, लेकिन आपकी कार में पकड़ो, आपकी ज्यादा से ज्यादा 35 to 45 लीटर के आसपास रहेगा। अभी टैंक की कैपेसिटी पे डिपेंड है। रिकमेंडेशन क्या है कि मोर देन हाफ टैंक रखो, ऑलवेज टैंक को मोर देन हाफ रखो। कुछ लोग एकदम लो होने तक गाड़ी चलाते रहते हैं, तो गलत है। क्या होता है, फ्यूल के अंदर कुछ वाटर के वेपर्स है, वो नीचे जमा हो जाते हैं, तो वाटर नीचे आएगा, फ्यूल ऊपर रहेगा। बाद में जैसे जैसे फ्यूल खत्म होगा ना, तो नीचे का पानी खींच लेगा, मॉइस्चर है ना हवा में उसके, तो फिर गाड़ी बंद पड़ेगा, गाड़ी झटका मारेगा, ये कुछ दिक्कत हो सकती है। वो डस्ट पार्टिकल्स है उसके अंदर, वो सेडिमेंट्स जमा हो सकते हैं, तो नीचे तक मत चलाओ। अच्छा, पंप अगर फ्यूल में डूबा हुआ है तो अच्छा काम करेगा। जब भी ये फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, समझो आपका गाड़ी आप चला रहे हो लो फ्यूल में और गाड़ी चढ़ान पे चल रहा है, स्टीप एकदम एसेंड है, 45 डिग्री का एसेंड है, और ऐसी जगह पे आप गाड़ी चला रहे हो तो सारा फ्यूल एक तरफ आ जाएगा, जिसके से पंप ड्राई घूम सकता है। अगर पंप ड्राई घुमा तो वो ज्यादा स्पीड में घूमेगा, जिसकी वजह से पंप गर्म हो सकता है, खराब हो सकता है, उसका एफिशिएंसी कम हो सकता है, डैमेजेस हो सकता है उसमें। पंप खराब हो गया तो आपको मिनिमम रिपेयर कॉस्ट है 6 से 7 हजार रुपये, मिनिमम 6 से 7 हजार रुपये पंप की प्राइस है। मैक्सिमम वो पंप होगा समझो 35-40,000 तक, मिनिमम 5,000 से शुरू होता है। तो रिकमेंडेशन ये कि टैंक हमेशा मोर देन हाफ रखो, तो लो टैंक में फ्यूल में गाड़ी मत चलाओ। ओके, तो ये फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी में, तो ये फ्यूल गेज आपको बताएगा। ई मतलब एम्प्टी, एफ मतलब फुल, दोनों के बीच में जो रेड है जहाँ पे फ्यूल का सिंबल दिया गया है वो हाफ टैंक है, ये हाफ टैंक बताएगा। तो ये ग्रेजुएशन दिया गया ना, ये हाफ है या 3/4 है या जो भी 1/3 है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये
फ्यूल गेज है, एम्प्टी एंड फुल। ओके, उसके बाद ये सिंबल भी होता है आपकी कार में। जब आपकी गाड़ी का फ्यूल रिजर्व में आ जाता है, रिजर्व में मतलब 5 से 10% फ्यूल बचा हुआ है, मतलब समझो 30 लीटर का टैंक है तो आपकी गाड़ी में 5 या 6 लीटर 8 लीटर फ्यूल बचा है। तो एक रेड कलर का ऐसा लाइट लगेगी। मैंने आपसे कहा था कि रेड लाइट मतलब गाड़ी चलाओ मत। अब ये रेड हो गया, अभी तो गाड़ी नहीं चला सकते, बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो इसीलिए जैसे ये लाइट आता है, ये लाइट कब आता है? जब एकदम लो हो जाता है फ्यूल, तभी। तो ये लाइट आने से पहले फ्यूलिंग, या आते ही फ्यूलिंग करो। विदाउट फ्यूल आप गाड़ी चलाओगे तो बीच रास्ते बंद पड़ जाएगी या एयर पकड़ेगा गाड़ी। एक और बात है, फ्यूलिंग करते वक्त एकदम टॉप लोग बहुत फ्यूल भरते, पूरा ऊपर नेक तक, उसका कैप तक आने तक फ्यूल भरते। इतना फ्यूल मत भरो, उसमें एयर गैप ही नहीं रहेगा। तो पूरा एकदम भर के फ्यूल डालना नहीं। तो जैसे उनका जो प्रॉब है वो ऑटोमेटिक वो लोग ऑन करके रख देते हैं, जैसे फ्यूल उसके नेक तक आता है वो बंद हो जाएगा, उधर बंद कर दो फ्यूल। इधर तक फ्यूल के बारे में कुछ पूछना है? सर फ्यूल कॉस्ट के बारे में थोड़ा डाउट था सर वो। हाँ बोलिए। सर जो एम्प्टी में रहता है, जब हमारा गाड़ी बंद रहता है तो ई पे क्यों रहता है वो कांटा जो एम्प्टी का? तभी क्या होता है, आप इंग्लिश ये जो गेज है ना, तो ये जो गेज है ना, ये इलेक्ट्रिकल गेज है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड गेज। तो जब आपका की बंद है तो क्या हो गया, बैटरी से सप्लाई गेज तक गया ही नहीं, इसलिए वो ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे आप की ऑन करते हो, आपकी कार की बैटरी से करंट ये गेज तक पहुंचता है, और जब ये गेज तक करंट पहुंचेगा तब वो उसका फ्यूल लेवल बताएगा। इसलिए जब भी आपका चाबी बंद रहेगा तो वो बताएगा की एम्प्टी दिखाएगा, लेकिन की ऑन करने की थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे नीडल ऊपर तक आ जाएगा और फिर आपको तो करंट सप्लाई नहीं हो रहा है ना उसको, इलेक्ट्रिकल गेज। ओके, हाँ सर। देखो नेक्स्ट, इंजन टेम्परेचर गेज। आपकी कार सर आपने बोला कि पूरा, एक्सक्यूज मी सर, आपने बोला पूरा फ्यूल नहीं भरना है, बट इफ 30 to 35 लीटर का कैपेसिटी है तो हमको कितना भरना बोलना चाहिए उनको? 30 लीटर फुल भरो। मेरा सिर्फ क्या कहना है, देखो लोग क्या करते हैं, आपने कभी देखा है तो गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, जब वो उनका प्रॉब है ना, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आपका जो प्रॉब है ना, प्रॉब मतलब क्या, जो फ्यूल पंप वाला देखो आपके टैंक में एक छोटा पाइप डालता है उससे हैंडल से, डिस्पेंसर। तो डिस्पेंसर का जो पाइप है ना, उस पाइप में, डिस्पेंसर के पाइप के होल में, वहां से 1 या 1.5 इंच आगे एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। उस पाइप में एक सेंसर है छोटा सा, फ्यूल टैंक में उसने डाला, उसने उसको लॉक कर दिया और छोड़ दिया हाथ, फिर भी फ्यूल भर रहा है गाड़ी में। जब टैंक फुल हो जाएगा ना, तो जैसे ही टैंक फुल होकर उस टॉप से अंदर का सेंसर को टच होता है ना, खड़क करके ऑटोमेटिक वो छोड़ देता है, तो बंद हो जाएगा। अभी देखना आप कभी फ्यूलिंग करते हो, उसके बाद थोड़ा झाग रहेगा और निकल गया, थोड़ा सा और डाल दिया, बस। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को हिलाते और फिर फ्यूल भरते हैं। ऐसे मत करो। आप लोग क्या कर रहे हो, ये पाइप में भी फ्यूल भर रहे हो। जो पाइप आ रहा है ना ऊपर, देखो इधर लिखा हुआ है फ्यूल टैंक, उसके ऊपर जो पाइप आ रहा है उसमें भी फ्यूल भर रहे हो आप। क्या कितना जाएगा, 2 या 3 लीटर फ्यूल जाएगा उसमें, ज्यादा क्यों भरना, मत भरो। 30 लीटर 35 लीटर आ गया, इनफ, बंद करो, ज्यादा फ्यूल मत करो, नहीं तो बाद में वो पोर्ट में से भी बाहर आ जाता है, तो गैस पकड़ता है, उसमें एयर वेंट होल है वो भी चोकअप हो जाएगा उसका, उधर से फ्यूल बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत एयर गैप रखो। तो आपके टैंक का कैपेसिटी कितना है, देखो रिकमेंडेड कैपेसिटी उतना ही फ्यूल है मैक्सिमम। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ जी वो सर बोलिए। हेलो। हाँ सर, ये कभी कभी हम जाते हैं किसी टूरिस्ट गाड़ी के, तो कभी कभी बोलते हैं कि गाड़ी रिजर्व पे आ गया करके। हाँ। तो रिजर्व पे आ गया मतलब वो टाइम पे वो गाड़ी में कितने का, आई मीन कितना फ्यूल होता है एग्जैक्टली? मतलब गाड़ी तो हमारा 10%। गाड़ी का कैपेसिटी 10% प्लस माइनस 5 मतलब समझो 30 लीटर है ना, 30 लीटर, तो उसकी गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 लीटर फ्यूल बचा। ओके, तो उसका हमको ये जो आपने रेड कलर का जो साइन बताया है वही एक्चुअली होता है रिजर्व का, आई मीन रिजर्व टैंक का है करके। जब वो रिजर्व से भी नीचे आ जाता है ना, जैसे वो रिजर्व पे टच हुआ, तो इसके बाद रिकमेंडेशन क्या है, फ्यूल भरना है, गाड़ी में चलो पहला फ्यूल भरो। ओके, जब आपको फ्यूलिंग करना ही करना कंपल्सरी। येलो कलर में, पहले येलो कलर में आता है, होगा ये आप गाड़ी नीचे आ गया, रिजर्व में आ गया, अब ये रिजर्व से नीचे चला गया ना, आधा लीटर भी रिजर्व से नीचे चला गया तो लाइट ना ले, रेड डेंजर, गाड़ी में चलो। ठीक है, ओके ओके ओके।
अब हम बात करेंगे इंजन टेम्परेचर गेज। इंजन टेम्परेचर गेज क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी का एक वर्किंग टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का एक वर्किंग टेम्परेचर है, कांस्टेंट वर्किंग टेम्परेचर, जो आप फ़ारेनहाइट में गिनते हो 97 98 समथिंग। ओके, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें तकलीफ होती, हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो और भी ज्यादा तकलीफ होती। सेम इंजन का है, इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट की नहीं, फ़ारेनहाइट तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 38 फ़ारेनहाइट के आसपास है, नहीं सॉरी 37 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98 डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट है। और मैं इंजन की बात कर रहा हूँ 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल, अपने बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल। तो इतना इंजन का वर्किंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे फ्यूल प्रॉपर जलेगा, इंजन प्रॉपर परफॉर्मेंस देगा, इंजन में जो आउटपुट है वो बेटर मिलेगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इंजन फ्यूल का हीट को अपने अंदर खींचेगा टेम्परेचर मेंटेन करने। तो हमारा जो फ्यूल है ये केमिकल है, पेट्रोल या डीजल, इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं व्हील को घुमाने के लिए। लेकिन जब ये हीट टू मैकेनिकल कन्वर्ट हो जाए तो अगर मैंने 1 लीटर फ्यूल जलाया तो मुझे 1000 कैलोरीज मिलना चाहिए समझो व्हील घुमाने के लिए, लेकिन उसमें से 40 to 30% कैलोरीज इंजन ही खा जाएगा, क्योंकि अपना हीट अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने की इंजन गर्म होते जाएगा। तो लो टेम्परेचर रहेगा तो माइलेज कम मिलेगा, इंजन परफॉर्मेंस प्रॉपर मिलेगा। और अगर 95 के अबव चला गया, मतलब हाई टेम्परेचर में भी चला गया, तो इंजन के अंदर के जो पार्ट्स है ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, कास्ट आयरन के बने हुए हैं, ये ब्रास के बने हुए हैं पार्ट्स। तो ये जो पार्ट है ये ज्यादा हीट होने के कारण एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। किसी भी मेटल को आप हीट दोगे तो मेटल एक्सपांड होता है, ओके, तो वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएंगे तो एक दूसरे के अंदर अटक जाएंगे, क्योंकि वो स्लाइड हो रहे हैं, दूसरे के अंदर वो स्लाइड हो रहे पार्ट। तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, मुझे कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो इंजन को कांस्टेंट टेम्परेचर में रखने का काम जो सिस्टम करती है उसको कहते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम। होता क्या है कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन लो टेम्परेचर पे रहता है, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रहेगा, 32 35 डिग्री जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर। जैसे इंजन स्टार्ट करोगे फ्यूल इंजन जलाना शुरू करेगी, वो टेम्परेचर तो इंजन का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। एक 5-10-15 मिनट के बाद इंजन का टेम्परेचर या 4-5 किलोमीटर चलने के लिए इंजन का टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये तो मेंटेन हो गया। इसके बाद और इंजन हम चलाएंगे, थोड़ी गाड़ी रोकने वाले, तो इंजन चलाते रहेंगे तो ये टेम्परेचर फिर और बढ़ने लगता है। लेकिन एक सिस्टम है जिस टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है, जिसको कहते हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मतलब क्या? इंजन के अंदर कुछ पैसेजेस बनाए गए जो इंजन के अंदर कुछ पैसेजेस बनाए गए जो इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं। क्या ठंडा रखेंगे इंजन? कैसे इंजन को ठंडा रखेंगे? वो पानी को सर्कुलेट करते हैं, उस पैसेज में पानी को सर्कुलेट किया जाता है। ये पानी इंजन के अंदर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और गाड़ी के आगे एक रेडिएटर करके यूनिट है, जैसे आपके घर में जो एसी लगा हुआ है ना, स्प्लिट एसी, उसमें जो इंडोर यूनिट है जो आपके रूम में लगा हुआ है, एक आउटडोर यूनिट जो हम लोग घर के बाहर लगा रहे हैं, उस आउटडोर यूनिट में भी एक रेडिएटर के जैसे ही एक पार्ट है जो उसको ठंडा करे। तो वैसे अपनी कार में भी वैसे ही पार्ट है जो उस गर्म पानी को ठंडा करके फिर इंजन के अंदर वापस भेजता है, गर्म पानी को ठंडा करके फिर इंजन को अंदर भेजता है। तो इस तरह से इंजन का जो एक्सेस हीट है, इस एक्सेस हीट को कम किया जाता है, एक्सेस हीट को कम किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा, ये कूलिंग सिस्टम के द्वारा। रेडिएटर में जो पानी होता है अगर उसकी लेवल कम हो गई, उसकी मात्रा कम हो गई, तो ये इंजन है जो बेटा मुझे सिर्फ मेरे को ये जो मैंने सर्कल में बनाया ना रेडिएटर का कैप है, इसके अंदर पानी भरा है, राइट। राइट साइड में जो है वो इसके अंदर से जो एक्सेस पानी निकलता है बाहर, जो स्टीम से निकलता है, वो यहाँ पे आके राइट साइड में आके जमा हो जाता है। राइट साइड में जो फुल एंड लो लिखा है ना, वो ये ओवरफ्लो टैंक है, और राइट साइड में जो रेडिएटर है, जो कैप है, रेडिएटर का कैप है, तो इसके अंदर ये पानी भरा रहता है जो इंजन को ठंडा रखता है। अगर ये पानी की लेवल कम हो गई तो इंजन गर्म होगा, और इंजन गर्म हो गया तो इंजन जाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा इंजन। तो इसलिए आपको याद रखना है, आपको इसका लेवल हमेशा फुल रखना है, तो कूलिंग सिस्टम बराबर काम करेगा। ओके, हेलो।
हेलो जी सर। ओके, अभी इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे आगे। तो किसी भी हालत में जैसे ही हम इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो ये टेम्परेचर के सी में रहेगा। सी मतलब कूल, कूल देखो सी में कूल। जैसे जैसे इंजन स्टार्ट होगा टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, ये नीडल आगे 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 जाएगा। थोड़ी देर में ये इंजन टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके वर्किंग टेम्परेचर पे, और ये नीडल रहेगा सी और एच के बराबर बीच में, बराबर मिडल सी और एच के बीच में, मतलब 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गए। देखो इधर दिख रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री आ गया तो इसके बाद आप गाड़ी 2 किलोमीटर चलाओ या 200 किलोमीटर चलाओ या मोर देन हाफ पास हो जाए, आपको क्या देखना है कि आपका इंजन का टेम्परेचर गेज नीडल सी और एच के बीच में होना चाहिए, बराबर सेंटर में। अगर इस सेंटर से आगे जा रहा है तो इंजन गर्म हो रहा है, सी और एच के बीच में बराबर चालू इंजन है। अब अगर ये इससे आगे जा रहा है तो इंजन क्यों गर्म हो रहा है? तो शायद पानी कम हो गया होगा, या शायद अपने हैंड ब्रेक नीचे किया ही नहीं है, आधा ही करके रखा हुआ है। तो हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी चलाने के इंजन पे लोड आ रहा है। क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाने की वजह से, क्लच पे पैर रख के बेवजह गाड़ी नहीं चलाने का। जब जरूरत है तभी क्लच दबाओ, तभी पैर रखो, ट्रैफिक में, मोड़ पे, रिवर्स लेते वक्त, गियर चेंज करते वक्त, ब्रेक लगाते वक्त। लेकिन बाकी टाइम में क्लच का पैर नीचे रखो। क्लच पे पैर रखते अगर आप गाड़ी चला रहे हो ऑल टाइम पूरा आधा घंटा, तो आप गलत कर रहे हो। तो क्लच का पैर नीचे होना चाहिए। क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाने से भी इंजन गर्म होता है। ओके, तो कुछ गाड़ी में ये गेज देने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पैनल पे बहुत सारी लाइट्स है। तो वो लोग उसकी जगह पे ये राइट साइड में सबसे लास्ट में देखो थर्मामीटर सिंबल है, इस तरह का एक वार्निंग लाइट देखो। वार्निंग लाइट क्या करता है कि पहले वो ग्रीन में आएगा, ग्रीन है मतलब ओके। अब आप गाड़ी चलाओगे और ग्रीन लाइट बंद हो जाएगा। अगर वो 95 डिग्री से आगे चला गया तो रेड कलर का लाइट जलेगा, और रेड कलर का ये लाइट जल रहा है। क्या कहा था मैंने? रेड लाइट अगर जल रहा है तो इसका मतलब वार्निंग, डू नॉट ड्राइव। अगर रेड कलर का इंजन का सिंबल जल रहा है तो गाड़ी चलाना मना है। गाड़ी चलाना मतलब इंजन जाम हो जाएगा आपकी गाड़ी का। और अगर गाड़ी का इंजन जाम होगा ना, आपके पास एक वैगनआर है, वैगनआर, आज भी वैगनआर की कीमत भी 6.5 लाख रुपए है। अगर आपके पास एक वैगनआर है, मैं मारुति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पेयर पार्ट की कीमत बहुत कम है, उसके रिपेयर कॉस्ट बहुत कम है, सेफ्टी और भी कम है, एक्सीडेंट में खत्म होना है उसमें। एकदम लो सेफ्टी रेटिंग की गाड़ी, जिसका कीमत भी कम, जिसका स्पेयर पार्ट भी कीमत कम, जिसका मेंटेनेंस भी कम, सब कुछ कम, जान बचने के चांसेस भी कम। सॉरी वैगनआर वाले बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर ये गाड़ी का इंजन जाम हो गया, नया गाड़ी, न्यू ब्रांड गाड़ी का इंजन जाम हो गया, आपको इंश्योरेंस में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डैमेजेस नहीं है। आपको वारंटी में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये आपका नेग्लिजेंस है। इसीलिए आपको खुद रिपेयर करना पड़ेगा, जिसका रिपेयर कॉस्ट आएगा अराउंड 45 to 50,000 रुपीज। ये मैं बात करूँ वैगनआर। अगर उससे ऊंचा गाड़ी है, कंपनी थोड़ा सा हुंडई है, तो ये 65 to 70 जाएगा। अगर ये होंडा है तो उतना ही जाएगा। फोक्सवैगन है तो 1 से 1.25 लाख रुपए जाएगा। तो डिपेंड आपकी गाड़ी के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, रिप्लाई करो प्लीज। हाँ सर, यस समझ में आ रहा है। अभी अच्छा, इसमें कुछ सवाल पूछो, अभी हाँ, आगे बढ़े। इसमें कुछ सवाल पूछो तो आगे बढ़ते हैं। सर ये बाजू में आपने व्हाइट का फ़ारेनहाइट का दिखा है कि जिस गाड़ी में हॉट और कूल का नहीं दिया होता है, ये आप बोल रहे थे क्या? कौन से, राइट जैसे साइड पे लेफ्ट साइड? हाँ, ये 50 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री दिया हुआ है। सेंटीग्रेड, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर ऑलवेज सेंटीग्रेड में ही गिना जाएगा, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेंटीग्रेड 90 डिग्री, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट, पावर स्टीयरिंग वार्निंग लैम्प। ये भी रेड कलर है। रेड, अभी इसका मतलब क्या होगा बताओ? अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव करो, सडनली एक ऐसा लाइट आता है, ये लाइट आता है, क्या करोगे आप? Do not drive. Do not drive. Should immediately stop the car. अभी देखो आप क्या करो, कल है ना, आप अपनी गाड़ी चलाने से पहले की ऑफ करो, की बंद। पहला मैंने एक टास्क दिया था,
वो की निकाल दो। की निकालने के बाद में स्टीयरिंग घुमा के लॉक करो, वापस गाड़ी की चाबी डालो और स्टीयरिंग सिर्फ लॉक खोलना है, इंजन स्टार्ट करने का नहीं है। मैं इंजन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ की ऑन कर रहा हूँ। की ऑन होगा तो ये सब लाइट जलेगी। अभी आप स्टीयरिंग को घुमाओ, आपको स्टीयरिंग बहुत ताकतवर लगेगा, स्टीयरिंग घुमाने के बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, टाइट जाम रहेगा स्टीयरिंग। वही आप इंजन स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग को घुमाओ, एकदम इजी से स्टीयरिंग घुमाओ। किसी ने नोट किया ये चीज़ कभी? कभी किसी ने बात नोट की? इंजन बंद होने के बाद स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखो रीजन, ये पावर स्टीयरिंग है। तो ये आपके कार का स्टीयरिंग है, आपको डायग्राम बराबर दिख रहा है क्या? ये आपका ऊपर स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग कॉलम है। स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर दो सेंसर लगे हुए, टॉर्क सेंसर और एक डायरेक्शन सेंसर, दो सेंसर लगे हुए। जब स्टीयरिंग आप लेफ्ट में घुमाओगे तो ये डायरेक्शन सेंसर सेंस करेगा कि स्टीयरिंग क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, कितना डिग्री घुमाए, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कितना स्टीयरिंग घुमाए लेफ्ट या राइट में, कितने डिग्री घुमाए, ये डायरेक्शन सेंसर को सेंस करेगा। दूसरा एक सेंसर है टॉर्क सेंसर, जो ये सेंस करेगा कि ये जो स्टीयरिंग घुमा रहे हैं उसके लिए ताकत कितनी लग रही है। उसके लिए 0.2 न्यूटन मीटर लग रहा है, 0.3 न्यूटन मीटर का ताकत लग रहा है। तब टॉर्क मतलब ताकत कितनी लगा रहे हो आप उसको घुमाने की। तो ये दोनों सेंसर मिलकर, मतलब टॉर्क सेंसर और डायरेक्शन सेंसर, ये दोनों सेंसर मिलकर, देखो एक एरो गया ना ग्रीन कलर के, ECU लिखा हुआ है ना, ECU, उसको जाता है मैसेज। टॉर्क सेंसर प्लस डायरेक्शन सेंसर मिलके ECU को मैसेज देते हैं। व्हाट इज ECU? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर एक प्रोग्राम फीड है कि स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाए या राइट में घुमाए, ये पता चला उसको, कितनी ताकत से घुमा वो पता चला उसको, और स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर था ना, गाड़ी का स्पीड कितना है, वहां से भी एक मैसेज आता है उसको, जो बताता है कि गाड़ी का कितना स्पीड है, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, गाड़ी का स्पीड कितना है। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि ये जो नीचे मोटर लगा हुआ है, ब्लू कलर में मोटर है ना, इस मोटर का मुझे क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमाना है। मतलब क्लॉकवाइज 1 डिविएशन या एंटी क्लॉकवाइज हाफ डिविएशन, वाटर डिपेंड्स अपॉन द स्टीयरिंग पोजीशन या स्टीयरिंग मूवमेंट। तो जब आप स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाओगे 10 डिग्री, तो ये मोटर भी लेफ्ट में घूमेगा आपके स्टीयरिंग के रॉड को लेकर। इससे होगा क्या? स्टीयरिंग घुमाने के लिए आपको एक असिस्टेंट मिल रहा है मोटर का, आपको हेल्प मिल रही है मोटर की। मोटर आपको हेल्प कर रहा है स्टीयरिंग घुमाने के लिए, इसके लिए आपको ताकत कम लग रही है क्योंकि मोटर आपको हेल्प कर रहा है स्टीयरिंग घुमाने के लिए। यही जब ही चाबी बंद है, इंजन बंद रहेगा ना, तो ये कुछ काम नहीं, ये सिस्टम ही काम नहीं करेगा। और ये सिस्टम ने काम नहीं किया तो अभी मोटर आपको हेल्प नहीं करेगी, अभी आपको खुद को घुमाना है स्टीयरिंग, इसलिए आपको ताकत ज्यादा लग रही है। तो समझ में आ रहा है कि आपको कैसे काम करता है पावर स्टीयरिंग? यस सर। अभी अगर ये चाबी बंद है तो ये लाइट लगेगा, पावर स्टीयरिंग का लाइट लगेगा। चाबी बंद है तो पावर स्टीयरिंग का लाइट लगेगा। या फिर इसमें से कोई एक सेंसर खराब हो गया, टॉर्क सेंसर खराब हो गया, वायर कट गया, डायरेक्शन सेंसर खराब हो गया, वायर कट गया, ECU में फॉल्ट हो गया, ECU करप्ट हो गया, या फिर व्हीकल स्पीड सेंसर से मैसेज नहीं आ रहा है, या मोटर खराब हो गया है, तो ये सिस्टम बंद पड़ेगा। और ये सिस्टम बंद होने के बाद आपको ये मैसेज आएगा, ये लाइट आएगा कि बाबा पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, गाड़ी चलाओ मत, क्योंकि स्टीयरिंग घुमाने के लिए बहुत ताकत लगने वाली है आपको। तो आपको आदत है स्टीयरिंग हल्का घुमाने की, अचानक स्टीयरिंग जाम हो जाएगा, आप घुमाने जाओगे स्टीयरिंग जितना चाहिए उतना घूमेगा ही नहीं, और गाड़ी आउट ऑफ डायरेक्शन चली जाएगी, ठोक देगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये मैसेज दिया जाता है, ये लाइट दिखाया जाता है कि पावर स्टीयरिंग फेल है। ओके, नेक्स्ट ये लाइट। अभी देखो ये था रेड, गाड़ी मत चलाओ, ये है येलो। येलो का मतलब क्या था बताओ कोई प्लीज? येलो कोई भी लाइट आएगा तो उसका मतलब क्या है? अलर्ट। अलर्ट, आपको अलर्ट कर रहा है। गाड़ी चला सकते हो लेकिन स्लो स्लो चलाओ और नेक्स्ट रिपेयर शॉप तक पहुंचो और इसको रिपेयर करो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। क्या है इंजन चेक लाइट? तो आपकी कार का इंजन चलने के लिए इंजन के अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। उसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो आपके पैरों के पास है, एक्सेलेटर। जब आप एक्सेलेटर दबाते हो ना तो उसमें एक सेंसर है, ये सेंसर सेंस करता है कि आपने एक्सेलेटर कितना दबाया।
आपने एक्सेल 5 डिग्री दबाया, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कितना डिग्री दे पाया, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो वहां पे पता चलता है। ज्यादा एक्सेल दबना का मतलब ज्यादा फ्यूल क्वांटिटी सप्लाई करना है उसको, तो ड्राइवर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, एक्सेल ज्यादा दब रहा है। ये एक सेंसर हो गया कि ड्राइवर ने एक्सेल कितना दबाया। दूसरा सेंसर ये है कि इंजन का स्पीड कितना है। ये कैसे पता चलेगा? टैकोमीटर का मैसेज से। वो जो टैकोमीटर आपने पूछा ना, ये टैकोमीटर क्या काम करेगा, अभी टैकोमीटर उसको बताएगा कि इंजन का स्पीड है 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। और एक मैसेज और एक सेंसर है जो बताता है इंजन का टेम्परेचर कितना है। ये टेम्परेचर गेज लगा होता है कूलिंग सिस्टम के अंदर। एक और सेंसर है जो बताता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है, ये बताएगा स्पीडोमीटर का सेंसर। एक और सेंसर है जो बताता है कि अंदर जो हवा आ रही है, क्योंकि फ्यूल जलने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फ्यूल तो फ्यूल टाइप में है, लेकिन ये फ्यूल जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो हम लोग एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, बराबर है। एट द सी लेवल, समुद्र की सतह पर, सी लेवल के ऊपर अगर हम 1 लीटर फ्यूल जलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 15 किलो हवा की जरूरत है। 1 लीटर फ्यूल जलाने के लिए 15 किलो हवा में जितना ऑक्सीजन है उतना काफी है फ्यूल जलाने के लिए। देखो, 1 लीटर फ्यूल के लिए 15 किलो हवा चाहिए 1 लीटर फ्यूल जलाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग समुद्र की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्रॉप होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से हवा जो होती है वो और पतली होती जाती है, हवा की लेयर और भी ढीली होती जाती है, तो ऑक्सीजन कम रहता है। इसलिए हिली एरिया में ऑक्सीजन कम रहती है। अभी जितना ऑक्सीजन कम उतना ज्यादा एयर लेना पड़ेगा ना। इधर 15 किलो लेना पड़ता है तो वहां पे 18 किलो लेना पड़ेगा, 20 किलो अंदर लेना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो वो एक सेंसर है जो सेंसर सेंस करता है कि जो हवा अंदर आ रही है इंजन के अंदर, इसका मास कितना है, कितना किलो हवा अंदर आ रही है इंजन के अंदर। उसमें और एक सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, जो सेंस करता है कि जो हवा अंदर आ रही है उसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना है। इसमें और एक सेंसर है, ऐसे और एक सेंसर कम से कम मिनिमम 12 सेंसर, मैक्सिमम 24 से 25 सेंसर है जो ये सबको कैलकुलेट करते हैं क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। और ये सबको एक ECM करके एक यूनिट है, जैसे ये पावर स्टीयरिंग में था ना वैसा और एक यूनिट है, और एक हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, उसको दूसरा नाम से बोला जाता है इंजन कंट्रोल यूनिट, ECU। ये ECU को भेजा जाता है और ये ECU भी डिसाइड करता है कि मुझे कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है गाड़ी के अंदर, मुझे फ्यूल कितना इंजेक्ट करना है। तो हवा का क्वांटिटी, ड्राइवर का रिक्वायरमेंट, गाड़ी का स्पीड, इंजन का स्पीड, गाड़ी का टेम्परेचर, ये सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद उतना ही फ्यूल इंजेक्ट होता है जिससे मैक्सिमम फ्यूल यूटिलाइजेशन मिले। अब अगर इसमें से कोई एक सेंसर खराब हो गया तो फ्यूल ज्यादा जलेगा या ब्लैक स्मोक करेगा गाड़ी, या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा, या गाड़ी झटका मारेगा गाड़ी चलाते वक्त, या गाड़ी इमरजेंसी रनिंग मोड में चला जाएगा। व्हाट इज इमरजेंसी रनिंग मोड? तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर होता है कुछ गाड़ियों के अंदर कि अगर इंजन में कोई फॉल्ट आया तो सेफ्टी के लिए इंजन का आरपीएम 1500 के ऊपर जाएगा ही नहीं। आप कितना भी एक्सेलेरेटर दबाओ, गाड़ी का आरपीएम 1500 से ऊपर जाएगा नहीं, आप कौन से भी गियर में गाड़ी चलाओ। तो अगर 1500 आरपीएम नहीं गया तो गाड़ी आपकी कितना स्पीड से चलेगी? 30 के स्पीड, 30 या 40 के स्पीड में चलेगी। आपकी सेफ्टी के लिए कंपनी कुछ ऐसे मोड सिलेक्ट करती है कि अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो गया तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा और 30-40 के ऊपर नहीं जाएगी। आप धीरे धीरे गाड़ी चला के नेक्स्ट स्लीपर शॉप तक पहुंच जाएगी। तो आप गाड़ी भगाओगे ना, तो इसको भी इमरजेंसी रेटिंग है। तो कभी कभी इमरजेंसी रेटिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, कभी स्टार्ट हो गया तो ब्लैक स्मोक करेगा या उसको डिफेक्ट देगा। ऐसा कोई डिफेक्ट अगर इंजन के सिस्टम में आया, जिसको कहते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस सिस्टम में आया तो आपको येलो लाइट ब्लिंक करेगा या कंटिन्यू ग्लो कर आपको बताएगा आपका गाड़ी का सेंसर काम नहीं कर रहा है। ये कभी इंजन स्टार्ट होने के बाद कोई भी रेड या येलो लाइट नहीं देगी। ओके, नेक्स्ट जी, फिर आया रेड कलर, फिर डेंजर, फिर गाड़ी मत चला। ये एक ऑयल कैन के जिसमें दिख रहा है आपको, एक बूंद गिर ऑयल का। ओके, तो ये है ऑयल तो लेट करता है, ये है ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लैम्प। हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। वो जो ब्लड को पंप करता है ये प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर ड्रॉप हो गया
तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर प्रेशर हाई हो गया तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड बोथ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, अच्छा जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो ब्लड बॉडी के वेन्स के अंदर से बॉडी में हर पार्ट तक पहुंचता है। जो वो हर पार्ट तक पहुंचेगा तो जो इम्प्योरिटीज है वो अपने साथ में लेके आता है। नहीं, बॉडी के आर्टरीज में से पंप करता है और वेन्स में से लेके आता है। यस, लेकिन ये ब्लड किडनीज में जाके उसको फिल्टर किडनी में फिल्टर होता है, राइट। सेम हमारे इंजन के अंदर एक पंप है जो ऑयल को खींचेगा और फिल्टर में ढकेलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल खींचने पहले फिल्टर में चला जाता है, फिल्टर में जाने के बाद वो फिल्टर होता है, इसके अंदर का इम्प्योरिटीज सारा फिल्टर में फिल्टर, उसके बाद छोटे छोटे पैसेजेस के द्वारा हर उस पार्ट तक पहुंचता है जहां जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है इंजन के। जब वो पार्ट्स पे पहुंचेगा तो वहां से हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, वहां से कुछ कार्बन पार्टिकल, मेटल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो भी एक आपके साथ में लेकर फिर वो नीचे वापस इंजन में आएगा। कहाँ पे आएगा तो देखो ये इंजन है, ये जो मैंने एरो दिखा ना ये ऑयल सम्प है। ऑयल सम्प मतलब ये रिजर्वायर है जिसके अंदर ऑयल रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो गोल दिख रहा है ना वो ऑयल का ऑयल फिल्टर या उसको हम स्ट्रेनर कहेंगे वो है। फिर फिल्टर में से ऑयल जाएगा पंप, स्ट्रेनर में से ऑयल जाएगा फिल्टर में, फिल्टर में फिल्टर होकर फिर ये येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है ना जहाँ से वो सब जगह पे ऑयल को सप्लाई करता है वापस वो सब में आता है। तो अगर ये ऑयल का लेवल कम हो गया, ये फिल्टर खराब हो गया, चोकअप हो गया फिल्टर, या फिर ये पंप खराब हो गया तो ऑयल प्रेशर प्रॉपर मिलेगा नहीं, या तो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। और ऐसी कोई केस हुई, मोस्टली हाई होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा होता है जो हाई प्रेशर को रिलीज कर देता है, तो लो होता है। लो कब होगा जब ये ऑयल का लेवल कम हो जाए, लीकेजेस की वजह। ऑयल का लेवल कम हो गया तो आपको लाइट दिखाएगा। जैसे आपको लाइट दिखेगा गाड़ी चलाओ मत, नहीं तो इंजन को डैमेज करेगा, इंजन को डैमेज करेगा। तो गाड़ी रोको, गाड़ी चलाओ मत, चेक करो ऑयल लेवल और उसमें ऑयल ऐड करो। लेकिन लो लेवल ऑयल में गाड़ी चलाना मना है, तो इंजन पूरा खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये है हैंड ब्रेक। जब आपको दो सीट के बीच में हैंड ब्रेक होता है ना वो ये लाइट है। अगर आपने हैंड ब्रेक पूरी तरह से नीचे नहीं किया ये लाइट बंद नहीं होगी। जब तक लाल कलर का कोई भी लाइट पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक गाड़ी चलाने का नहीं। इंजन स्टार्ट किया आपने, इंजन स्टार्ट होने के बाद एक नजर डालो आपके डैशबोर्ड पे, तो पैनल बोर्ड पे, वहां पे कोई भी रेड येलो लाइट नहीं जल रहा चाहिए। अगर कोई रेड लाइट जल रहा है इस तरह का तो समझ जाओ कि आपका हैंड ब्रेक आपने पूरी तरह से नीचे नहीं किया। हैंड ब्रेक नीचे करो उसके बाद गाड़ी आगे चलो। अच्छा, ये लाइट सेम लाइट ब्रेक ऑयल के लिए भी रिलेट करता है। अगर आपका गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम हो गया तो ब्रेक नहीं लगेंगे, ब्रेक फेल हो जाएंगे। तो अगर ब्रेक ऑयल लो लेवल पे आ गया तो ये लाइट जलेगा। ये लाइट दोनों के लिए काम करेगा, ब्रेक ऑयल लेवल प्लस हैंड ब्रेक दोनों के लिए एक साथ काम करेगा। तो ये लाइट बंद होना ही चाहिए, तब तक गाड़ी चलाने का नहीं। हैंड ब्रेक पूरा नीचे करो, हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद भी लाइट बंद हो तो ब्रेक ऑयल चेक। रेड डेंजर, ये वही था मैंने बताया। क्या चीज था बताओ, ये क्या था? ये बताओ क्या लाइट है? टेम्परेचर का, इंजन टेम्परेचर। यस, ये इंजन टेम्परेचर। देन ये बैटरी का सिंबल है। कार की बैटरी जो है ना 12 वोल्ट 12 वोल्ट एम्पियर, मिनिमम 30 एम्पियर, 30, 35, 40, 60, 80, 100 आपकी गाड़ी में कितना कंज्यूम करने वाले डिवाइस लगे उसके ऊपर डिपेंड है। कंजम्पशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम 35 एम्पियर का बैटरी होता है, लेकिन वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज सिर्फ 12 होता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना इसका वोल्टेज ज़्यादा है, 240 230 वोल्टेज इतना है, लेकिन एम्पियर यहाँ पर कम है। हमारा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर इतना है हमारा। 5 to 15 एम्पियर के बीच में करंट है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए शॉक लगता है। वोल्टेज मतलब प्रेशर वो ज़्यादा है, और करंट जो एम्पियर बोल रहा हूँ वो करंट है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे जो है ना कम है, 12 वोल्ट है,
लेकिन एम्पियर ज़्यादा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, इतना ज़्यादा होता है। तो बैटरी का शॉक नहीं लगेगा। आप दोनों टर्मिनल के एक साथ हाथ लगाओगे तो शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम है, 12 वोल्ट है, आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों टर्मिनल एक दूसरे हाथ में कनेक्ट हो गए, वायर कनेक्ट हो गया, तो जल जाएगा वायर, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसलिए कभी कभी अगर दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए ना, तो बैटरी शॉर्ट होकर आग लग जाता है गाड़ी। ओके, अभी यहाँ पर देखो, ये जो बैटरी है ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस। हमने उसके अंदर करंट स्टोर करके रखा है केमिकल फॉर्म। जब भी हम लोग को जरूरत है हम स्टार्टर मारते हैं। देखो ये बैटरी है, ग्राउंड निगेटिव जो माइनस टर्मिनल ग्राउंड के है, पॉजिटिव से वायर गया है स्विच को। जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ से करंट सब जगह पे जाता है, हेडलाइट, टेललाइट, स्पार्क प्लग, पावर स्टेरिंग, पावर विंडो, सबको जाता है। स्टार्टर को भी जाता है। मैं घुमाऊंगा तो स्टार्टर मोटर इंजन को घुमाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट हो गया, मैं स्टार्टर छोड़ दूँगा। अभी बैटरी को मैंने यूज़ किया पावर विंडो के लिए, पावर स्टेयरिंग के लिए, हेडलाइट के लिए, तो बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए एक यूनिट लगाया जाता है, अल्टरनेटर। देखो ये स्टार्टर दिखता है आपको, यहाँ पे नाम लिखा देखो, स्टार्टर, जो बैटरी को इंजन को स्टार्ट करने के लिए लगाया। एक और एक यूनिट है अल्टरनेटर, पर अल्टरनेटर लिखा है मैंने, नीचे देखो एक बेल्ट है फैन के नीचे की तरफ, ये अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर क्या है, तो ये अल्टरनेटर एक चार्जर है जो इंजन के साथ, बेल्ट के साथ कनेक्टेड है। इंजन चालू होगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, इंजन बंद तो अल्टरनेटर बंद। जब इंजन स्टार्ट होगा तो अल्टरनेटर घूमेगा और एक करंट जनरेट करेगा, जनरेटर है, और ये जनरेट के बाद करंट बैटरी को चार्ज करेगा। तो जैसे जैसे आपका गाड़ी चलता है बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होता है, तो जैसे गाड़ी चलेगा बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होता है। अगर किसी वजह से ये चार्जिंग सिस्टम फेल हो गया या अल्टरनेटर फेल हो गया तो ये लाइट दिखेगी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। इसलिए आप सिर्फ की ऑन करोगे, गाड़ी इंजन स्टार्ट होने से पहले तो आपको लाइट दिखा जाएगी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि तभी इंजन बंद है। जैसे इंजन स्टार्ट हो गया लाइट भी बंद हो गई। तो रेड कलर का लाइट चालू इंजन में बंद होना चाहिए। बंद नहीं हो रहा तो चार्जिंग सिस्टम फेलियर है, गाड़ी चलाओ मत, थोड़ी देर के बाद आपकी गाड़ी बंद पड़ी। समझ में आ रहा है? बोलिए आगे। Yes, sir. On an, Sir, sir, ये गाड़ी on an average ये बैटरी का लाइफ कितना चलता है? देखो कंपनी क्या करती है, बैटरी का लाइफ है 12 महीना, लो कॉस्ट वाला बैटरी 12 मंथ। 18 मंथ का बैटरी है, पूरा कीमत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 एम्पियर की बैटरी की बात करूँ तो 30 एम्पियर का एक एक्स कंपनी का बैटरी है, 30 एम्पियर का, जिसका कीमत है जो 18 मंथ का उसका लाइफ टाइम है। 18 मंथ का लाइफ टाइम है, तो वो उसका कॉस्ट रहेगा 2300 रुपये। वही बैटरी सेम एम्पियर 30 एम्पियर का बैटरी में अगर 24 मंथ वारंटी का लूँ तो उसका प्राइस रहेगा 2800 से 2900। वही बैटरी अगर मैं 3 इयर्स वारंटी का लूँगा तो इसका कीमत है 3000 से 3200 रुपया, 3200। वही बैटरी अगर मैं 5 इयर्स वाली वारंटी वाला लूँगा तो इसका लाइफ टाइम रहेगा 5 इयर्स का लाइफ टाइम, और उसका कीमत रहेगा कम से कम 3900 रुपये, 3800 रुपये। ये अंदर का बैटरी का मटेरियल पे डिपेंड है। ओके, तो आप जब भी कोई बैटरी लोगे तो हायर लाइफ स्पैन वाला बैटरी लो, 5 इयर्स वाला। लेकिन 5 इयर्स कैसा है, तो अगर बैटरी को कुछ हो जाता है, अगर बैटरी का डैमेज होता है तो 3 इयर्स है ना, 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में पहला 2 साल 100% रिप्लेसमेंट मिलेगा, 24 मंथ 100% रिप्लेसमेंट, या 30 मंथ रिप्लेसमेंट। 30 महीने के अंदर बैटरी को कुछ हो गया तो वो बैटरी आप उसको दे दो, नया बैटरी ले लो, फिनिश, न्यू ब्रांड बैटरी मिलेगा। 30 मंथ के बाद उसका डिप्रेसिएशन हो जाएगा। 30 मंथ के बाद फिर वो 75% कंपनी बेयर करेगी, 25% आपको पे करेगी। उसके बाद में फिर 50% आपको, फिर 20% कंपनी, 75% आपको, ऐसा उसका डिप्रेसिएशन होता है। तो जब भी बैटरी लोगे गो फॉर 5 इयर्स। ओके सर, ये बैटरी अगर बैटरी में भी कुछ है, बैटरी में भी अगर लगता है इशू है तो सेम लाइट डिस्प्ले करेगा? नहीं, अगर चार्जिंग सिस्टम में है तो ही, अगर बैटरी में इशू तो लाइट डिस्प्ले नहीं करेगा, आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, टक 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 आवाज मारेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट करने का लॉन्ग, हाँ, बट हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइफ खत्म होने आया है? वो गाड़ी स्टार्ट लेते हो, चाबी घुमाते हो ना, चाबी घुमाते हो ना, हाँ, क्विक स्टार्ट होना चाहिए गाड़ी, क्विक स्टार्ट, विद इन 1 से 2 सेकंड में स्टार्ट होना चाहिए गाड़ी, चाबी घुमाते।
अगर वो लॉन्ग सेल्फ ले रहा है लॉन्ग सेल्फ ले रहा है 3 या 4 सेकंड से ज्यादा, तो समझ जाओ कि बैटरी जो है वो वीक होने वाला, वीक हो रही है, या तो उसके बाद बैटरी स्टार्टिंग गाड़ी स्टार्टिंग लॉन्ग सेल्फ नहीं लेना चाहिए। ओके, या सो अगर सेंसर अगर खराब है चार्जिंग का, तो हमको मैनुअली चार्ज करना पड़ेगा बैटरी। यस बैटरी चार्ज करो। सर कभी कभी वो लाइट वगैरह चालू रहता है गाड़ी में तो बैटरी उतर जाता है बोलते हैं, हाँ, तो फिर वो किसका मतलब ऑल्टरनेटर से वो जब हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो करंट देता है, वो क्या करता है? देखो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, आपके बैटरी में कितना एम्पियर का 30 एम्पियर का बैटरी है, 30 एम्पियर पर आवर। 1 घंटे में गाड़ी 30 एम्पियर कंज्यूम कर लेगा और उसके बाद बैटरी 100% ड्रेन हो जाएगा। आपने क्या किया, डोर का एक लाइट ऑन छोड़ दिया, आपने ऊपर एक लाइट होता है रूफ लाइट अंदर का, नीचे लैंप छोड़ दिया ऑन। अब वो रूफ लैंप जो है ना वो 2 एम्पियर का करंट देगा, 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट लेगा 1 घंटे, तो 10 घंटे के बाद बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर आपने हेडलाइट ऑन छोड़ा, हेडलाइट आपने ऑन छोड़ा, हेडलाइट है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट है 3 या 4 घंटे के अंदर बैटरी पूरा डिस्चार्ज कर देगा। तो आप समझ रहे हो जितना कंज्यूम कैसे करेगा उसके वजह से। यस तो मैं क्या करता है, ये बैटरी का करंट तो चला गया, लेकिन अल्टरनेटर को बार फिर अभी गाड़ी से स्टार्ट करना बात, वो क्या करता है उसके बाद एक बैटरी लेके आता है, उस बैटरी से अपनी बैटरी को कनेक्ट करता है। मतलब वो क्या करता है, उसकी बैटरी का करंट इस आपकी बैटरी के थ्रू बिना वायर खोले आपके सिस्टम में डाल देते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है अल्टरनेटर घूमने लगता है, अल्टरनेटर घूमते ही अल्टरनेटर, और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है वो उसका वायर निकाल लेता है, इंजन तो स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं जंप स्टार्ट। जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया अल्टरनेटर क्या करता है, करंट भेजता है बैटरी को चार्जिंग के लिए प्लस दूसरे डिवाइसेस को, तो वो दूसरे डिवाइसेस भी रनिंग होते रहते हैं, मतलब वो साइमल्टेनियसली दोनों को रन कर रहा है, आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी रन कर रहा है अल्टरनेटर, प्लस बैटरी को भी चार्ज करो, धीरे धीरे बैटरी चार्ज होगी। तो आपने भी ये तो सही बताया, तो अभी करंट केस में तो अगर लाइट ऑन है, बट ये भी बोलते हैं ना कि गाड़ी रखे रखे भी अगर ज्यादा दिन तक ऑन नहीं है तब भी बैटरी डाउन होती है। होता है ना क्या होता है, अगर गाड़ी में रहेगा तो उल्टा जल्दी डाउन होगा। आप गाड़ी से बैटरी बाहर निकाल के रखो तो नया बैटरी आपका 15-20 दिन के बाद फुल डाउन हो जाएगा, लेकिन गाड़ी में रखोगे तो 10 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी में कुछ हिडन कंज्यूमर है, घड़ी है, आपका सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है गाड़ी का, एंटी थेफ्ट सिस्टम, भले गाड़ी का चाबी निकाले लेकिन बाकी कुछ सिस्टम अभी थोड़ा करंट कंज्यूम करेंगे ना, कुछ हिडन कंज्यूमर है तो पता ही नहीं चलते, तो उसके से भी बैटरी डाउन हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब कि हमें अपना गाड़ी 3 दिन 4 दिन में चालू करनी पड़ चाहिए। नया गाड़ी रहेगा तो आप 8-10 दिन के बाद चालू करोगे तो चलेगा, लेकिन आपका बैटरी अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो 3-4 दिन में एक बार उसको स्टार्ट करो, थोड़ा आइडल कंडीशन में उसको रखो, 8-10 मिनट में फिर बंद करो। ओके, देखो इतनी लाइट होती है, ये सबका स्पेसिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है, इतनी लाइट है, मतलब ये एक ही गाड़ी की नहीं है, सब गाड़ी का एक चार्ट है, ये इतना टाइप का लाइट हो सकता है। आपको किधर से पता चलेगा मेरी गाड़ी में ये लाइट क्या काम करना है? आपने जब गाड़ी खरीदा तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिला हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये सब लिखा हुआ है, ये लाइट क्या काम कर रहा है, वो लाइट क्या, गाड़ी का दरवाजा कैसे खुलना, चाबी कैसे लगना, स्टेपनी किधर है, जैक कैसे लगाना है, एवरीथिंग, कितने किलोमीटर का ऑयल चेंज करो, कितने किलोमीटर सब कूलेंट चेंज करना है, एवरीथिंग सब आप सुबह पढ़ो। ओके, अरे समझ में आता है आपको? यस सर। हाँ एक यस। मिनट, मैं मेरा नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये मेरा नंबर है। हुआ क्या? हेलो, हो गया ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे आपका क्वेरी कुछ भी रहेगा, कोई भी डाउट है आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी सवाल पूछना है एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो,
अगर मुझे नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट शोरूम में काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, उनको पूछ लेता हूँ, मैं इस पर पूछ लेता हूँ, या कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन में गैदर करके आपको बता दूँगा। अगर मुझे पता है तो ऑन द स्पॉट बताऊँगा, नहीं पता है तो किसी को पूछ के बता दूँगा। ओके? ये ग्रुप बना रहा है ड्राइविंग लिटरेसी करके। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूँगा। आपको कुछ टास्क दूंगा, आपको कुछ टास्क दूंगा, हर 2 दिन में, हर डेली, छोटा रहेगा तो 1 दिन का, जिसका ट्रेनिंग हो गया नहीं हो गया, उसके घर पे गाड़ी, दोस्तों के पास गाड़ी है, ड्राइविंग स्कूल गाड़ी है, एक टास्क दूंगा, वो टास्क आपको पूरा करना है, ये ग्रुप। ओके? जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे वो लोग को मैं रिव्यू कर देगा, जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे वो लोग को मैं रिव्यू कर देगा। प्लीज बुरा मत मानेगा, लेकिन जो टास्क को कंप्लीट करना ही है, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन टास्क को पूरा करो, रिप्लाई करो कि आपको इसके बारे में क्या समझ है। 1-2 जन ने रिप्लाई किया तो भी समझ जाएगा आप सब लोगों को, तो एटलीस्ट क्या लो कि राइट या रॉन्ग, आपने देखा नहीं देखा, जो भी सवाल है इससे डाल सकते। एक रिक्वेस्ट ऐसा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, बिजनेस प्रमोशन, नो, ओनली रिलेटेड टू ड्राइविंग लिटरेसी, सिर्फ ड्राइविंग के बारे में ही बात है। Those are interested and ready to follow this, तो मुझे इसमें मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। क्या है, मुझे लगता है मैं बाहर निकल, ठीक है? तो ये जिसको ये पीपीटी चाहिए ना, वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं ये पीपीटी भी आपको भेज दूँ, राइट? तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और कुछ डाउट है तो प्लीज डालिए और लॉग आउट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।